नमस्कार साथियों, स्वस्तिक के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम जो हैं वो जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की कक्षाओं को अपन जो है वो रेगुलर वीडियो चल रहे हैं अपने अटेंड कर रहे हैं, आप लोग भी अटेंड कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको देख पा रहे हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अभी तक हमने जनरल साइंस में 2 टॉपिक की चर्चा कर ली है। आज हम शरीर के विभिन्न तंत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। शरीर के विभिन्न तंत्र, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। कोशिका का संरचना जिस प्रकार से हमने पढ़ी थी, उस कोशिका की संरचना के आगे अब शरीर के विभिन्न तंत्र, बहुत सारी कोशिकाएं मिलने के बाद में अब जो है वो उत्तकों का निर्माण हुआ। उत्तकों के मिलने से अंग का निर्माण हुआ और अंग के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण हुआ। जिस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं विधियां होती हैं, उन क्रिया विधियों को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र कार्यरत होता है। हर क्रिया के लिए अलग अलग तंत्र है। आज हम जिसको देखने वाले हैं वो है पाचन तंत्र। पाचन का मतलब होता है सरल कर देना। हर जटिल पदार्थ को सरल बना देना पाचन कहलाता है। यानी कि मानव शरीर जिस प्रकार से भोजन के आवश्यक तत्वों को ग्रहण करता है, तो वो आवश्यक तत्व जो हैं वो सरल अवस्था में नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, हमको कार्बोहाइड्रेट खुला नहीं मिलेगा, हमको विटामिन्स खुले नहीं मिलेंगे, हमको प्रोटीन्स खुले नहीं मिलेंगे, तो हमें जो है उसके जटिल पदार्थ को ग्रहण करना होगा और उस जटिल पदार्थ को सरल करके हमारे शरीर को पोषण प्रदान करना होगा। तो इस प्रकार का एक विशेष तंत्र हमारे शरीर में कार्यरत होता है जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। और हमारे पाचन तंत्र की एक सरल संरचना आपके सामने प्रस्तुत करी है मैंने। जिस प्रकार से हमारे शरीर में क्या क्या पाचन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहली बात में जो तीर लगा रहा हूँ वो है मुख, जिसमें दांत होते हैं, जीभ होती है। दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, जीभ भोजन में लार मिलाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो साहब कुछ लार ग्रंथियाँ होती है और एक कान के नीचे होती है, इसको कहते हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों से याद आया, एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मम्प्स रोग। मम्प्स रोग जो होता है वो लार ग्रंथियों से संबंधित होता है। लार ग्रंथियों में जब इन्फेक्शन फैल जाता है तो उन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पहले इधर सूजता है, फिर इधर सूजता है और फिर नीचे सूज जाता है। इस प्रकार से मम्प्स रोग कहते हैं। अधिकतर बच्चों में होता है, लार ग्रंथियों के सूजने के कारण हो जाता है। ये तो नासिका मार्ग है जो कि श्वसन तंत्र में पढ़ाया जाएगा साहब। ये है ग्रसिका। ग्रसिका से नीचे उतरते हैं तो आती है ग्रसनी। ग्रसिका और ग्रसनी भोजन को पहुंचाती है जिस बड़े भाग में, उसका नाम बोलते हैं आमाशय। आमाशय के लिए प्रश्न बहुत बार आता है परीक्षा में कि मानव पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। मानव पाचन तंत्र या मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है आमाशय। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जिसको अपन ने कहा आमाशय। आमाशय के बाद में ये जो चीज़ दिख रही है साहब, ये है अग्नाशय। अग्नाशय पेनक्रियाज ये जो होता है वो अग्नाशय रस मिलाने का कार्य करता है। और अग्नाशय रस के साथ में ये जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं पित्ताशय। पित्त रस जो होता है वो मिलाता है, जिस भाग में मिलाता है उस भाग को कहते हैं ग्रहणी एक ऐसी नली है जो आमाशय को छोटी आंत से जोड़ती है। छोटी आंत, ये अंदर का भाग जो है वो छोटी आंत है। अंदर का भाग जो दिख रहा है आपको, बहुत सारी संरचनाएं, नलियों का गिरा हुआ अंग जो है वो छोटी आंत से जो बाहर है वो है बड़ी आंत। ये जो भाग है उसको बोलते हैं परिशेषिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपेंडिक्स। ये जो परिशेषिका या अपेंडिक्स है, ये हमारे माना जाता है कि हमारे पूर्वजों का एक अंग है जिसको हमारे शरीर में अभी कोई कार्यरत नहीं है। कारण कि परिशेषिका का मूल कार्य होता है सेलुलोज का पाचन करना, और हम जो है वो सेलुलोज खाना छोड़ चुके हैं, इसलिए हमारे शरीर में ये केवल अवशेषी अंग के रूप में ही देखने को मिलता है। लास्ट में जो बड़ा भाग दिख रहा है उसको बोलते हैं साहब मलाशय, और इसको बोलते हैं गुदा।
ये एक ऊपर ऊपर का नॉलेज कि भाई हमारे मानव पाचन तंत्र में, आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं। उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस से जब भोजन गुजरता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये खनिज, लवण, ये जो जो चीज़ें हैं वो सब हमको शरीर को अवशोषित करने के लिए मिलते हैं। ये जो भाग दिख रहा है ये कहलाता है यकृत, जो कि पित्तरस का निर्माण करता है और पित्तरस पित्ताशय में भरता है। तो इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र का एक छोटा मोटा आपके पास में प्रारूप आ गया। पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हम पाचन में सहायक एंजाइम्स की चर्चा करते हैं। अगर सहायक एंजाइम की चर्चा करना शुरू करूं मैं, सहायक एंजाइम की चर्चा करना शुरू कर दूं मैं, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं मुख, और मुख में होती है लार। तो लार में उपस्थित एंजाइम, लार में उपस्थित एंजाइम, और लार में उपस्थित एंजाइम जो हैं वो दो हैं। एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है वो मांड को शर्करा में, मांड को शर्करा में और शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में, मांड को शर्करा में और शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और अगर लाइसोजाइम की बात करूं तो लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में हानिकारक उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, विषाणुओं को नष्ट कर देता है, कहलाता है लाइसोजाइम। दोनों ही एंजाइम लार में उपस्थित हैं। पहला एंजाइम जो था वो था टाइलिन, दूसरा था लाइसोजाइम। टाइलिन मांड को शर्करा में, शर्करा को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं अपन, ग्लूकोज में बदल देता है। लाइसोजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली बात थी लार में उपस्थित एंजाइम, और हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं लार के बाद में लेते हैं साहब हम आमाशय। आमाशय जिसे हम जठर भी कहते हैं। अगर आमाशय की बात करूं तो आमाशय में भी 3 एंजाइम हैं। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन और तीसरा है म्यूसिन। पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन ये दूध के केसिन प्रोटीन को, ये दूध के केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। और म्यूसिन जो होता है वो भोजन की अम्लीयता को कम करता है, भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करना, भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करना, ये म्यूसिन का कार्य होता है। तो हम देख सकते हैं क्या क्या है। आमाशय के 3 एंजाइम हैं, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन जो है वो दूध के केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। म्यूसिन जो है वो भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। प्रश्न आ सकता है कि पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वो आमाशय में उपस्थित होता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, या फिर प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा, लार में उपस्थित वह एंजाइम जो मांड को शर्करा में बदल देता है। अनेक प्रकार के प्रश्न जो आ चुके हैं, आगे भी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। हम और आगे बढ़ते हैं और आमाशय के बाद लेते हैं हम अग्नाशय। अग्नाशय, अगर अग्नाशय की बात करूं, आमाशय जिसको जठर रस भी कहता है, स्टमक, ये जो अग्नाशय है, पेनक्रियाज, इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम हैं। पहला एंजाइम ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तथा पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा एंजाइम होता है इसका एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम ये मांड को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। यह मांड को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। नाम होता है इसका एमाइलेज। और तीसरा होता है साहब लाइपेज। लाइपेज की अगर बात करें तो ये इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदल देता है। ये इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदल देता है। नाम है अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर 3 एंजाइम पुनः ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। एमाइलेज जो है वो मांड को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदलता है। और आगे बढ़ते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम देखे, आमाशय में देखे, अग्नाशय में देखे और लास्ट में हम देखते हैं आंत्र में उपस्थित एंजाइम या आंत्र में उपस्थित एंजाइम। अगर आंत्र की बात करूं तो आंत्र में साहब 4 एंजाइम हैं। पहला है इरोप्सिन। इरोप्सिन की अगर बात करूं तो इरोप्सिन जो है वो प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। जो प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा एंजाइम की अगर बात करूं तो दूसरा होता है साहब माल्टेस एंजाइम। ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। तीसरा होता है साहब सुक्रेस, जो कि सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। जो कि ग्लूकोज शर्करा को सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। हम आगे बढ़ते हैं। आंत की ओर बात करें तो एक एंजाइम और होता है, नाम होता है लैक्टेज एंजाइम। ये लैक्टेज एंजाइम नाम से ही पता चल रहा है लैक्टोज शर्करा से संबंधित होगा। लैक्टोज शर्करा को गैलेक्टोज में बदल देता है। जो कि लैक्टोज शर्करा को गैलेक्टोज में बदल देता है। ये है सहायक एंजाइम मानव पाचन तंत्र में। मैंने कहा कि मुख से प्रारंभ होती है बात और मुख से प्रारंभ होते हुए वो गुदा तक पहुंचता है। सरलीकरण होता है साहब जिसका, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देना। तो जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थ में बदलने के लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं उसकी सूची ये रही। अगर लार की बात करें तो लार में 2 एंजाइम हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम मांड को शर्करा में, शर्करा को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। लाइसोजाइम एंजाइम ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आमाशय या जठर रस में उपस्थित 3 एंजाइम होते हैं साहब, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। पेप्सिन एंजाइम की अगर बात करें तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन जो होता है वो दूध के केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। म्यूसिन जो होता है वो भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। ये 3 एंजाइम आमाशय में उपस्थित होते हैं। अग्नाशय की अगर बात करूँ तो अग्नाशय में भी 3 एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन की अगर बात करते हैं तो ट्रिप्सिन में
दो कार्य हैं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देना। अर्थात हम कह सकते हैं ये प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें पेप्टाइड बंद होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो ये सब प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन में बदलता है और पेप्टोन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम्स की सहायता से। एमाइलेज की अगर बात करते हैं तो एमाइलेज मांड को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। लाइपेज इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदलता है। इतनी बात हुई अग्नाशय के लिए। अगर बात करें अगर आंत की, तो आंत में 4 एंजाइम हैं, इरोप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। अगर इरोप्सिन की बात करते हैं तो इरोप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। माल्टेज की अगर बात करते हैं तो जो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज की अगर बात करते हैं तो सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है। अगर हम लैक्टेज की बात करें तो वो लैक्टोज शर्करा को गैलेक्टोज में बदल देता है। ये थे पाचक एंजाइम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से पाचक एंजाइम जो हैं वो शरीर की विभिन्न पाचन क्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए, उनकी जटिलता से सरलीकरण की ओर बढ़ने के लिए जो है वो कार्य करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पाचन की क्रियाविधि को समझते हैं। पाचन की क्रियाविधि की अगर बात करें तो पाचन की क्रियाविधि को हम ये कह सकते हैं कि जटिल पदार्थ का सरल बन जाना, जटिल पदार्थ का सरल बनना कहलाता है पाचन, ये हम कह सकते हैं। अगर बात करें क्रियाविधि की तो क्रियाविधि का अगर प्रारंभिक भाग देखें तो वो होता है साहब मुख। क्रियाविधि का प्रारंभिक भाग पहला नंबर मुख। और मुख जहाँ पर क्या होता है साहब, मुख जहाँ दांत भोजन को पीसते हैं, भोजन को पीसते हैं तथा जीभ भोजन में लार मिलाती है, भोजन में लार मिलाती है। और बता चुका हूँ इससे पहले मैं कि लार में 2 एंजाइम हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है वो भोजन में मांड को शर्करा में और शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। और लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो भोजन में हानिकारक जीवाणु विषाणुओं को नष्ट करता है। तो ये जो लार मिला हुआ भोजन जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है और चिपचिपे पदार्थ को आगे धकेला जाता है। नंबर 2 पर आती है ग्रसिका और नंबर 3 पर रहता है ग्रसनी। ये दोनों ही नलियों में भोजन आगे पहुंचा। यहाँ से जब भोजन आगे पहुंचता है तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। ये प्रश्न आ चुका है कि भोजन मुख से आमाशय तक कैसे पहुंचता है, तो वो गति है क्रमाकुंचन गति। इस गति के माध्यम से क्रम से आकुंचन होना यानी कि क्या कि पहला भाग दबा तो भोजन आगे पहुंचा, फिर ये दबा तो भोजन और आगे पहुंचा, फिर ये दबा। ये जो है अगर आप किसी भोजन को आप बिना चबाए एक बार उतार लेते तो आपको महसूस होता है कि वो जो है वो हमारे इस नली को छूते हुए हमारे आमाशय तक पहुंच रहा है। और जब तक आमाशय में नहीं पहुंचता है हमको वो महसूस रहता है और इसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति। तो प्रश्न आ सकता है कि मुख से भोजन आमाशय तक किस गति के माध्यम से पहुँचता है, तो वो गति होती है क्रमाकुंचन गति। उसके बाद क्रमाकुंचन गति से पहुँचता है भोजन कहाँ, तो भोजन पहुँचता है आमाशय में। आमाशय में जो है वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करता है। अम्ल का विशेष प्रकार होता है वो हर चीज़ को तोड़ने का कार्य करता है। तो अम्ल हमारे आमाशय में निकलता है और आमाशय से जो है वो भोजन के विभिन्न पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है। साथ ही 3 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम जो कि थे पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता था, रेनिन जो है वो दूध के केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकासिनेट में बदल देता था, म्यूसिन जो था वो भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता था। उसके बाद अगर बात करें तो आमाशय में होता क्या है, तो भोजन का विभक्तीकरण होता है। भोजन का विभक्तीकरण, भोजन का विभक्तीकरण हो जाता है साहब। उसके बाद भोजन ग्रसनी से आमाशय में गया, आमाशय से अब जाएगा साहब छोटी आंत में।
छोटी आंत में। और छोटी आंत की अगर बात करें तो छोटी आंत में क्या होगा, तो भोजन के आवश्यक तत्वों का अवशोषण होगा। भोजन के आवश्यक तत्वों का अवशोषण, भोजन के आवश्यक तत्वों का अवशोषण हो जाएगा साहब। और भोजन के आवश्यक तत्वों का अवशोषण के साथ साथ आपको बता चुका हूँ कि 4 एंजाइम यहाँ पर होते हैं, इरोप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, जो कि इरोप्सिन एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो में बदलता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलती है, और लैक्टेज एंजाइम जो है उस लैक्टेज एंजाइम की अगर बात करें तो लैक्टेज एंजाइम जो लैक्टोज शर्करा को गैलेक्टोज में बदल देता है। अगर छोटी आंत में मिलने से पहले आमाशय और छोटी आंत के बीच में एक नली होती है जिसको बोलते हैं ग्रहणी। ये जो ग्रहणी है उस ग्रहणी में 2 नलियाँ मिलती हैं, एक मिलती है पित्ताशय से आने वाली नली और एक नली मिलती है अग्नाशय से आने वाली नली। अग्नाशय से आने वाली नली ग्रहणी में अग्नाशय रस बढ़ती, पित्ताशय से आने वाली नली पित्त रस बढ़ती है। ये जो पित्ताशय है जिसमें पित्त रस बोल रहा हूँ मैं, इस पित्त रस में 2 वर्णक होते हैं, 2 वर्णक होते हैं। पहला बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन और दूसरा बिलीरुबिन। अगर बात करें आमाशय की तो अम्ल का स्त्रवण हुआ है तो भोजन कैसा हो गया है, अम्लीय हो गया है। प्रश्न आएगा कि आमाशय में भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो आमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय होता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है और निरंतर हर 2-3 परीक्षाओं के बाद एक बार देखने को मिलता है कि मानव पाचन का वह भाग जहाँ भोजन अम्लीय माध्यम का हो जाता है, जहाँ पर अम्ल निकलेगा तो अम्लीय माध्यम का, यहाँ पर बिलीवर्डिन बिलीरुबिन जैसे वर्णक मिलकर उसको भोजन को पुनः क्षारीय माध्यम में लाते हैं। क्यों? क्योंकि क्षारीय माध्यम में ही अवशोषण संभव है। इसके बाद छोटी आंत से भोजन आगे पहुँचता है, भोजन के आवश्यक तत्वों का अवशोषण हो चुका है तो अगली बार में पहुँचेगा वो बड़ी आंत में, बड़ी आंत में पहुँचेगा। और बड़ी आंत में जो अपचित पदार्थ पहुँचा है उसमें से अतिरिक्त जल जो पहुंच गया है, अतिरिक्त जल व खनिज, अतिरिक्त जल व खनिज का अवशोषण हो जाएगा, अतिरिक्त जल व खनिज का अवशोषण हो जाएगा। अगर बात करें इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद अब जो पदार्थ बचा है वो अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हम पचा नहीं पाएंगे, वो पहुंचता है मलाशय में। मलाशय जहाँ पर अपचित पदार्थ का संग्रहण होता है, अपचित अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण, अपचित अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण होता है। और जब मलाशय की क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं तो फिर उसे गुदा मार्ग से त्याग दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। यह है भोजन के पाचन की क्रियाविधि। फिर से देख लेते हैं एक बार अपन भोजन के पाचन की क्रियाविधि में अगर बात करें तो मुख की बात करते हैं तो मुख में दांत होते हैं, जीभ होती है। दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, जीभ भोजन में लार मिलाने का काम करते हैं। लार में 2 एंजाइम हैं, टाइलिन लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम ये मांड को शर्करा में और शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लाइसोजाइम एंजाइम ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु विषाणुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद पहुंचता है भोजन ग्रसिका और ग्रसनी में, और ग्रसिका से ग्रसनी में पहुंचना ये क्रमाकुंचन गति है जिसके कारण भोजन आगे खिसकता है, उसको धकेला जाता है। चिपचिपा लार ने बना दिया है उसे, और उस चिपचिपे होने के कारण वो आगे धकेल कर आगे पहुंचता है आमाशय में। आमाशय जहां HCl अम्ल का स्त्रवण होता है और इस HCl अम्ल के स्त्रवण के कारण भोजन अपने जटिल
प्रभाव से सरल प्रभाव की ओर बढ़ता है, वो जटिलता से सरलता की ओर बढ़ जाता है। जटिल जो लवण होते हैं वो सरल लवणों में बदल जाते हैं। यहाँ पर 3 एंजाइम बता चुका हूँ मैं, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन एंजाइम दूध के कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम पेराकासिनेट में बदल देता है। म्यूसिन एंजाइम भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। उसके बाद अगर बात करें, छोटी आंत में पहुंचता है भोजन, और छोटी आंत में पहुंचने से पहले एक नली के माध्यम से गुजरता है। उस नलिका का नाम होता है ग्रहणी, जहां पर अग्नाशय रस मिल रहा है और पित्त रस मिल रहा है। अग्नाशय रस में 3 एंजाइम बता चुका हूं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। एमाइलेज की अगर बात करूं तो मांड को घुलनशील शर्करा में बदलने वाला ये है एंजाइम है। और लाइपेज की अगर बात करता हूं तो वो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदल देता है। उसके बाद अगर बात करें तो भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत जहां भोजन के आवश्यक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। 4 एंजाइम यहां बता चुका हूं मैं, एरोप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। ये जो एरोप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। और सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। लास्ट होता है लैक्टेज एंजाइम जो लैक्टोज शर्करा को गैलेक्टोज में बदल देता है। उसके बाद भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। जितने भी आवश्यक तत्व हमारे शरीर को चाहिए उसका अवशोषण करने के बाद में भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत जहां पर अब जो अपचित पदार्थ पहुंचा है उसमें से अतिरिक्त जल को खींच लेता है, अतिरिक्त लवणों को खींच लेता है। उनका अवशोषण होने के बाद में अब जो अपचित अपशिष्ट पदार्थ है उसको डाल दिया जाता है एक स्थान पर, नाम कहलाता है वो मलाशय। और ये जो मलाशय है उसका संग्रहण पूरा होने के पश्चात गुदाद्वार से उसको त्याग दिया जाता है। ये मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि, संरचना और उसके अंदर जो एंजाइम्स थे उसके बारे में आज हमसे चर्चा करिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों छोटी मोटी और बातें अगर बात करूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आमाशय ये मानव पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। मानव पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है, ये प्रश्न आ चुका है। अगर छोटी आंत की बात करूं तो छोटी आंत की लंबाई प्रश्न आ गया है एक बार, तो वो है 2.6 मीटर। 2.6 मीटर लंबी होती है। 2.6 मीटर लंबी होने के बाद भी उसको छोटी आंत कहा जाता है। कारण कि वो बड़ी आंत के अंदर रहती है। अगर नलिका देखें तो नलिका बड़ी आंत से भी लंबी है, परंतु बड़ी आंत के अंदर रहने के कारण उसको छोटी आंत कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2.6 मीटर होती है। मानव पाचन तंत्र के अलावा अगर बात करना चाहें हम सेल्यूलोज कार्बनिक पदार्थ की, तो सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो विश्व में इस प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी टॉपिक है। अगर आप इसको एक बार में नहीं समझ पा रहे तो 1-2 बार और देखें। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट दें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।